नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हिंदी साधन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस वक्त आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल से बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे आदिकाल लौकिक पद्य साहित्य। पहले जानेंगे लौकिक साहित्य क्या होता है। आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों रासों रास सिद्ध नाथ के अंतर्गत स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों को आधार बनाकर रची गई, उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में निम्न रचनाएं प्रसिद्ध है। लौकिक पद्य साहित्य। दोस्तों, आदिकाल के लौकिक साहित्य को गद्य और पद्य दो भागों में विभाजित किया गया है। अभी हम सभी पढ़ेंगे लौकिक पद्य साहित्य। ढोला मारूड़ा दूहा। लेखक हैं कलोल कवि और कुशल लाभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि के द्वारा ही रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा भी 1561 ईस्वी में कुछ पद रचकर इस रचना में जोड़ दिया गया। अतएव कुशल लाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। भाषा शैली, इसकी भाषा शैली जो है वो डिंगल है। संपादन, इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न 3 विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम विद्वान थे श्री राम सिंह, दूसरा श्री सूर्यकरण पारीकर, तीसरा श्री नरोत्तम स्वामी। नायक जयपुर के कछवारा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला, नायिका पुगल, बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवाणी, सहनायिका मालवा की राजकुमारी मालवणी। विशेष तथ्य, यह प्रेम कथात्मक काव्य है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इन दोनों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि मारवाणी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग और वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। राउल वेल के कवि रोरा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उनको इस रचना के विकास में एक नई दिशा प्राप्त हुई। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है। सोरठियो दूहो भयो भली मरवणी री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। दोस्तों, राउल वेल ये जो रचना है वो कवि रोरा के द्वारा रचित है। इसमें सबसे पहले महिलाओं के नख सीख का वर्णन मिलता है और ये चंपू काव्य, गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया काव्य है। कौन सा दोस्तों? राउल वेल आपके ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सा ऐसा लौकिक साहित्य है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, या चंपू काव्य, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से जानेंगे। अब हम सभी चलते हैं आदि कवि विद्यापति के बारे में जानते हैं। प्रमुख रचनाएं पदावली, कृतिलता, कृतिपताका। जन्मस्थान ग्राम बिपसी, जिला दरभंगा, बिहार। रचना काल 1350 से 1460 ईस्वी लगभग। विशेष तथ्य, इनकी पदावली रचना में मैथिल भाषा तथा कृतिलता एवं कृतिपताका में औहट भाषा का प्रयोग हुआ है।
मैथिल भाषा में सरल काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नवकविशेखर भी कहा है, नवकवि शेखर भी कहा है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये शैव मता यूनानी माने जाते हैं, ये शैव के मत को मानने वाले माने जाते हैं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कृतिलता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। कृतिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन है। कृतिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। कीर्ति पताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुण ग्राहकता का वर्णन है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं वे नचारी कहलाते हैं। इनके प्रशंसकों द्वारा इनको कुल 16 उपाधियां प्रदान की गई थी। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कृतिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है और वो रचना किसकी है? तो वो है कृतिलता, रचना विद्यापति की है। आगे जयचंद्र प्रकाश, ये लौकिक साहित्य है जिसके लेखक है भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि द्वारा लिखी रचना है 1186 ईस्वी। ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान काल तक उपलब्ध नहीं है। दयाल दास सिंधायच द्वारा रचित राठौर ख्याता में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृतांत लिखा और इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। राठौरी ख्यात ग्रंथ बीकानेर के राज पुस्तकालय भंडार में सुरक्षित है। बसंत विलास, इनके लेखक अज्ञात हैं। लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चला है। विशेष तथ्य, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरल साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षदराय ध्रुव इनके प्रथम संपादक थे। इन्होंने 1451 ईस्वी में एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इनका रचना काल 13वीं शताब्दी माना है। किसका दोस्तों? वसंत विलास। इनमें कुल 84 दोहे हैं। इसमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। वसंत विलास रचना ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस रचना में एक ओर कोकिल कुंजन और दूसरी ओर पति युक्ता इस युवतियों का विलास चरित्र किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारिया किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करते हुए कांपने लगती है। इनी परी कोयली कुजई पुजई युवती मनोर विधुत वियोगी धूजई कुजई मायन किशोर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। अब छठा लौकिक पद रनमल छंद, इसके बारे में जानेंगे। लेखक श्रीधर व्यास, रचना काल
54 विक्रम संवत। विशेष तथ्य, इस रचना में ईडर के राठौर राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त कृत्य विजय का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इनके केवल 70 छंद उपलब्ध है, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपन्न रास और रसानवी काव्य में संकलित है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये कवि हमारे लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अमीर खुसरो और विद्यापति से एक अलग से मैं विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊंगी। अमीर खुसरो का जन्मकाल 1255 ईस्वी, जन्म स्थान गांव पटियाला, जिला एटा। मृत्युकाल 1324 ईस्वी। मूल नाम अब्दुल हसन या अबुल हसन। उपाधि खुसरो सुखन। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा, यहाँ प्रिंट थोड़ा सा धुंधला हो गया है, बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा एजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। उपनाम तुर्क-ए-अलाह, तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। इनको इन सारे नामों से इनको नवाजा गया था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, गजल, दो सुखने, नू सिफिहर, नजराए हिंद, हालात-ए कन्हैया। दोस्तों, अमीर खुसरो की समस्त रचनाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर नोट करेंगे। विशेष तथ्य, इनकी खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। कौन सी रचना दोस्तों? खालिक बारी। ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा के ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। इनको नूर सिपिहर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको हिंदू इस्लामी शमनीवत संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। खुसरो की हिंदी साहित्य का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी अवधि का प्रथम कवि कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम सभी जानेंगे खुसरो के निम्न कथन कौन कौन से हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ये अमीर खुसरो अपने लिए कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। खुसरो ने ये कहा है कि अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। इन्होंने गयासुद्दीन बलबल से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तथा कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप निकल पड़ी। ये आदि काल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं।
दोस्तों, अमीर खुसरो आदिकाल के मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। अब हम नीचे देखेंगे खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों के लिए भी बहुत ही जाने माने कवि माने जाते हैं। इनकी पहली कविता पहेली, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा घरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये पहेली का अर्थ है आकाश। आकाश को थाल कहा गया है यहाँ पे, और मोती उसके तारे हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर है दिया और बाती। यहाँ सांप और पिंजरा का अर्थ है सांप कहा गया है, दिया में जलने वाला जो बाती होता है उसको, और पिंजरा कहा गया है दिए को। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, जैसे जैसे तेल खत्म होता है, सूखे ताल सांप मर जाए और बत्ती बुझ जाती है। दिया और बाती। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बील में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ये पजामा के बारे में कवि ने ये पहेलियाँ बुझाई है। तो दोस्तों, आज हमने लौकिक साहित्य के पद रचना के बारे में हमने पढ़ा है। आगे के वीडियो हम गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, लौकिक गद्य साहित्य। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।